हेलो गाइस। सो हमारी सुपर 30 सीरीज चल रही है। इसके अंदर आज हमारा टारगेट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर में सीखेंगे वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री में हम यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम H2O। ओके, तो आपको क्या बताना है? मोल्स बताना है और इलेक्ट्रॉन बताना है विच इज प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम H2O। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं समझाता हूँ कि भाई मोल होता क्या है, व्हाट इज मोल। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन भी रहता है काफी बच्चों को इससे कि मोल है क्या। तो देखो मोल क्या होता है, ज्यादा परेशान नहीं होना मोल के पीछे। देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। सपोज तुम दुकानदार के पास जाओ और दुकानदार से बोलो भाई 1 किलो चीनी दे। क्या करे? 1 किलो चीनी मतलब 1 kg शुगर बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो ना। फिर से तुम दुकानदार के पास गए, उससे बोलोगे तुम भाई 1 लीटर दूध दे, 1 लीटर मिल्क भी बोल सकते हो, बोल सकते हो। तो भाई किलोग्राम और जो लीटर ये क्या है? इट इज द यूनिट। सबको पता है ये क्या है, आपकी यूनिट्स है। किस चीज को नापने की यूनिट है? यूनिट क्या होती है? किसी भी चीज को नापने की जो चीजें होती है उनको हम यूनिट्स कहते हैं, है ना। तो ये किस चीज को नापने की यूनिट है? ये दूध को नाप रहा है लीटर, और ये शुगर का वेट मतलब जो किलोग्राम है किसको नापने की यूनिट है? वेट को नापने की। और जो लीटर है किसको नापने की यूनिट है? आपकी वॉल्यूम को नापने की यूनिट है। इतनी बात सबको पता है कि लीटर इज यूनिट टू मेजर वॉल्यूम एंड किलोग्राम इज यूनिट टू मेजर वेट। ठीक है, तो जैसे किलोग्राम और लीटर यूनिट्स होती हैं, सिमिलरली तुम अगर बोलो कि भाई 1 मोल चीनी दे दो, जैसे तुमने पहले 1 लीटर चीनी 1 किलोग्राम चीनी मांगी, वैसे तुम क्या मांगो? 1 मोल चीनी मांगो। तो जैसे देखो 1 के बाद किलोग्राम लगाया, 1 के बाद लीटर लगाया, वैसे ही 1 के बाद क्या लगाया? मोल। तो मोल भी क्या होगी? इज नथिंग बट इट इज अ यूनिट। ठीक है, तो बात समझ आ गई। जो मोल होती है, मोल क्या होती है? सबसे पहली बात इट इज द यूनिट। किस चीज को यूनिट होती है? किस चीज की यूनिट होती है? टू मेजर। क्या कर रही है? अब चीनी की अमाउंट मेजर कर रही है। जैसे यहाँ पर चीनी का वेट इज द अमाउंट, वॉल्यूम इज द अमाउंट, दोनों चीजें अमाउंट ही होती है। तो मोल इज द यूनिट टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो मेजर करने की यूनिट होती है उसको हम कहते हैं मोल। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ आ गई सबको कि भाई मोल होता क्या है? इट इज द यूनिट टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल क्या है। जनरल वे में आप कभी दुकानदार के पास गए होंगे, डेफिनेटली गए होंगे, तो कभी क्या तुम 1 मोल चीनी बोलते हो क्या? या फिर 1 मोल दूध बोलते हो क्या कि भाई 1 मोल दूध दे दे? ऐसा कुछ बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो। या तो तुम्हें चीनी चाहिए होती है, तुम 1 किलो चीनी बोलोगे, अगर दूध चाहिए होता है तो 1 लीटर दूध बोलोगे, ऐसे ही बोल दो ना। तो मतलब जो हमारी जनरल प्रैक्टिस होती है, हमारी डेली रूटीन के अंदर हम लोग किलोग्राम दैट इज वेट और लीटर दैट इज वॉल्यूम को ज्यादा प्रीफर करते हैं, इनको ज्यादा बोलते हैं। केमिस्ट्री के टर्म में हम मोल का यूज करते हैं। तो ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस के तौर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस मोल को इस वेट की टर्म्स में और इस मोल को इस वॉल्यूम की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई दुकानदार के पास जाओगे, दुकानदार से बोलोगे कि 1 मोल चीनी दे भाई, क्या वो देगा तुम्हें? उसको क्या पता भाई मोल क्या होता है? उसको तो बोलोगे 10 किलो चीनी, 50 किलो चीनी दे, यही तो बोलोगे ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें? मोल को वेट की टर्म्स में, या फिर वेट को इंटर कन्वर्जन, या फिर मोल को वॉल्यूम की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा मेन टारगेट रहता है कि मोल को वेट में या फिर वेट को मोल में कैसे कन्वर्ट करें, मोल को वॉल्यूम में या फिर वॉल्यूम को मोल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अब हम इन क्वेश्चंस के अंदर ये सब चीजें सीखेंगे कि कैसे किया जाता है, क्या फॉर्मुलेज यूज होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी कि मोल क्या होता है। ओके, तो इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि मोल को वेट की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन में मोल और वेट के बीच में कहानी है। जब मोल को वॉल्यूम के बीच में आएगा तो मैं वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, फिलहाल मोल को वेट के टर्म्स में मैं सिखाता हूँ। क्वेश्चन निकालते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए, बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोल और वेट में आपस में इंटर कन्वर्जन। ठीक है, मोल और वेट के बीच में इंटर कन्वर्जन क्या होता है? तो एक फॉर्मूला होता है, सब जने ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे डिनोट करते हैं? हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिसमें वेट को तुम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर मोल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? वेट में, अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है तो। ठीक है,
मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता होगा, जैसे सपोज H2 का निकालना है तो इंडिविजुअल एटॉमिक वेट को ऐड कर दो। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है 1, पर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो क्या हो गया 18। तो 18 ग्राम पर मोल जो होगा इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। मीथेन का निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का कितना होता है 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पर 4 है तो 1 × 4 दैट इज 4, कितना हो गया 16। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, ये तो सभी को पता होगा आई होप। ठीक है, ओके, तो हमारा पहला फॉर्मूला आ गया मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स का, दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो एक फॉर्मूला ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.02 × 10⁻23, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, जो एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो एक मोल होता है, एक मोल कोई सा भी सब्सटेंस होगा उसके अंदर कितने पार्टिकल रहे होंगे, एवोगैड्रोस नंबर जो होते हैं इतने पार्टिकल रहते हैं। पार्टिकल का मतलब क्या हुआ मॉलिक्यूल हुआ, पार्टिकल का मतलब क्या हुआ मॉलिक्यूल हुआ। यू कैन ऑल्सो से इट एटम्स भी कह सकते हो तुम, पार्टिकल्स को तुम मॉलिक्यूल कह सकते हो, एटम्स कह सकते हो, आयंस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, पर जनरल प्रैक्टिस के अंदर हम पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी? तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर करके फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम लोग। वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल ही रहने दो, क्योंकि कहीं कहीं पर नंबर ऑफ एटम्स भी यूज करा जाता है इस फॉर्मूले को। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे अपने आप तुम्हें समझ आने लग जाएगा। इतनी बात समझ आएगी सभी को। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कभी भी हम एक मोल लें, जो एक मोल का वेट होता है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सब जने ध्यान रखेंगे। अभी इसको प्रूफ भी कर देते हैं। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इस स्टेटमेंट का सब जने याद रख लो, इसको प्रूफ भी कर रहा हूं मैं भी, पर मैं पूरी केमिस्ट्री के अंदर ये वाला स्टेटमेंट यूज करता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग को एकदम ध्यान रखना है कि कोई सा भी वेट ऑफ 1 मोल, एक मोल का अगर वेट निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा इट्स मॉलिक्यूलर वेट। कैसे? तो देखो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो अगर नंबर ऑफ मोल को क्या कर दे 1 पुट कर दे, नंबर ऑफ मोल को 1 पुट कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वेट किसके इक्वल आएगा भाई, मॉलिक्यूलर वेट को इधर ले जाओ तो वेट किसके बराबर आएगा मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आएगा ना। इसीलिए हमने बोला है कि अगर एक मोल का वेट निकालना है दैट विल बी इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो एक मोल का अगर मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा तो बताओ 2 मोल का कितना होगा, तो 2 × मॉलिक्यूलर वेट होगा। 3 मोल का कितना होगा 3 × मॉलिक्यूलर वेट, फिर तो यूनिटरी मेथड लगता है। ठीक है, तो एक मोल का आप सबसे ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से ये प्रूफ भी किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो चलो अब करेंगे हम क्वेश्चंस। तो बेसिक चीज हमने सीख ली है कि क्या है कहानी इसकी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, फॉर्मुलेज वगैरह सब जने नोट कर लेना, पार्टिकल्स वगैरह इन सबके फॉर्मुलेज जो है। ओके, तो अब क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम H2O। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है, वेट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1.8 ग्राम, 1.8 पुट कर दिया। और मॉलिक्यूलर वेट H2O गिवन है तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही है, हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ऐड कर दो कितना आ गया 18, सॉल्व करा 10 हो जाएगा, दैट इज 0.1। कितने मोल आ गए आपके 0.1 मोल आ गए। क्लियर हो गया? ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट है इसका, इलेक्ट्रॉन्स भी आपको कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या कहानी है। तो जो मोल होते हैं, हमें थोड़ा एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। ट्रिक एक छोटी सी, ताकि बार बार आपको पूरा लंबा लंबा यूज ना करना पड़े। इसके लिए एक लाइन में तुम आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्या है, मोल के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मोल निकालना है, मोल के बाद क्या निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है। और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, तो बताओ एटम से मिलकर बना होता है ना। तो अगर तुम्हें एटम्स निकालना है
या फिर इसी के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयंस होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये सब चीजें तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया, इस फ्लो चार्ट का ध्यान रखना है तुमने। मतलब अगर तुम्हें एटम, इलेक्ट्रॉन, आयन, प्रोटॉन कुछ भी निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, मॉलिक्यूल, और उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल। और मोल के लिए क्या चाहिए तुम्हें, ये चीजें चाहिए, वेट और मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा, या फिर दूसरा जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए होंगे। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब हमारा टारगेट है इस बार इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन से पहले मुझे मॉलिक्यूल निकालना पड़ेंगे, मॉलिक्यूल से पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल। और मोल में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, मोल में निकाल चुका हूँ, तो मेरे पास कितने मोल आ गए, 0.1 मोल आ गया। आगे बात समझ में, ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ मोल। अब मोल के बाद बताओ मॉलिक्यूल, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, या एक पार्टिकल के अंदर, सॉरी एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल से 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो भाई 0.1 मोल के अंदर कितने होंगे, 0.1 × 6.02 × 10⁻23 क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको मैं Na लिख सकता हूँ। आगे बात समझ में, क्योंकि एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल होते हैं, ये फिक्स्ड है वैल्यू, एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल की वैल्यू फिक्स्ड है। तो भाई अभी मेरे कितने मोल आए, 0.1 मोल, तो 0.1 के अंदर कितने होंगे, 0.1 × दिस मॉलिक्यूल, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो देखो ये हो गया, ये वाला स्टेप हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास इतने मॉलिक्यूल हैं उस डब्बे के अंदर, कोई डब्बा है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, H2 कुछ वाटर के पार्टिकल मॉलिक्यूल्स बना देता हूँ, पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो किसी को एक, अब इतने सारे तो बना नहीं पाऊंगा, मैंने 4-5 बना दिए। तो अब एक H2 को पकड़ो, एक H2 को पकड़ो, और इसके अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तुम एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है, तो एक H2 को पकड़ते हैं, एक H2 के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालो। तो बताओ हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पर यहाँ पर 2 है तो 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्लस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 8, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 के पास 1, 2 के पास 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मतलब एक H2O मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, पर कितने प्रेजेंट है हमारे पास, इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इतने सबके पास क्या होगा, इतना सब × 10। तो क्या करो, 0.1 × 6.02 10⁻23, एक के पास कितने थे, 10, तो इतने सबके पास क्या हो गए, इतने को किससे मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 क्या निकल गया, हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ठीक है, बस सॉल्व कर दो, 10 से 10 कट गया, मतलब 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज Na। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास, Na इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले मॉलिक्यूल चाहिए, फिर उससे पहले क्या चाहिए, मोल। तो इस पूरे को एक लाइन में भी कर सकते हैं, तो ये तो पूरे तरीके से हो गया। अगर मुझे एक लाइन में करना है तो एक लाइन में भी बता सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को कैसे। तो देखो सबसे पहले मोल निकाल दिया मैंने, मोल कितने आएंगे, 0.1 मॉलिक्यूल इंटू Na, और इंटू एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 10, तो इतने सबके अंदर इंटू 10, तो डायरेक्टली सॉल्व करोगे तुम्हारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को और इस फ्लो चार्ट या इस ट्रिक को यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी डायरेक्टली यूज करेंगे, तो देखना आप लोग को बहुत इजीली समझ आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको एज इट इज रहने देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम अमोनिया। इस बार आपको बताना है नंबर ऑफ एटम्स, NH3 के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो जरा बताओ, एटम बताना है इस बार आपको। ये मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूल, उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल। मोल निकाल, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेट। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, चलो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज वेट 4.25। मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, इसका कितना होता है 14, इसका कितना हो गया, एक हाइड्रोजन का 1, 3 का 3, तो 17। ठीक है, 4.25 डिवाइड बाई 17, ये क्या आ गया आपके मोल्स आ गए मोल्स। आपको निकालना है एटम्स, तो देखो एक लाइन में कर रहा हूं मैं पूरा, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं इसको। 4.25 डिवाइड बाई 17, दिस इज मोल्स। और पता है तुम्हें एक मोल में अगर इतने मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि मोल के बाद तुम्हें मॉलिक्यूल निकालना है, तो इतने मोल में क्या होगा, इतना इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सेकंड स्टेप पहुंच गए, मॉलिक्यूल पहुंच गए। नाउ लास्ट क्या करना है, तुम्हें एटम्स निकालना है। तो जरा बताओ, इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के, NH3 NH3 NH3, इतने सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे। तो एक मॉलिक्यूल में पकड़ो कितने एटम है, तो टोटल एटम देख लो कितने, एक के पास 3 हाइड्रोजन के एटम, 1 नाइट्रोजन के एटम, तो टोटल कितने एटम हो गए, 4 एटम।
4 एटम कितने पे प्रेजेंट है, एक अमोनिया में प्रेजेंट है, पर टोटल अमोनिया कितना है, इतना सारा अमोनिया है, तो इतने सारे में क्या होगा, इतने सारे इंटू 4 एटम्स। सो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बात समझ में क्या आएगा, सो सॉल्व करके 4 4 16 16 से 17 से थोड़ा ज्यादा आएगा, मतलब 6.02 से थोड़ा ज्यादा ही आएगी आंसर। तो दे रहा है कोई, यस 6 के अराउंड ये आंसर आ जाएगा, 6 × 10⁻23। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना, आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। क्लियर होगी बात, क्योंकि देखो ना 4 4 16.25 है, तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो 1 के अराउंड आएगा, और 1 से जब 6.02 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 के अराउंड आंसर आएगा। तो मैंने डायरेक्टली कर लिया। ठीक है, खैर मल्टीप्लिकेशन तो आप सब लोग जानते होंगे, कॉन्सेप्ट समझो। पहले मोल्स निकालना है, फिर मॉलिक्यूल के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर चेक कर लो कि कितने एटम्स हैं। सपोज इस क्वेश्चन में बोलता है कितने हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, यहां तक तो सेम चलता, यहां तक तो सेम चलता, मोल्स निकाल लिए, मॉलिक्यूल निकाल लिए। अब चेक करो एक मॉलिक्यूल के कितना हाइड्रोजन एटम है, 3। एक के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम है ना NH3 के अंदर, तो इतने सब के अंदर कितना होगा, तो इतना सब इंटू क्या करते, 3 करते, और ये क्या आते हैं हमारे हाइड्रोजन एटम्स आते हैं। नाइट्रोजन एटम्स के लिए करते हैं तो इतना सब इंटू क्या करते हैं 1 करते हैं, और ये मेरे क्या आते हैं नाइट्रोजन एटम्स आते हैं। अभी इन्होंने टोटल एटम बोला, टोटल एटम के लिए कितने मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि एक के अंदर 4 एटम है, इंटू 4 करा। क्लियर होगी बात। तो इस फ्लो चार्ट का ध्यान रखोगे तो चुटकियों में तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3 विच कंटेन 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, आपके पास है BaCO3 गिवन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहली बात इसको पढ़ेंगे कैसे, तो बहुत ध्यान से समझना। अगर बाय द वे 1 मोल BaCO3 है, कितना मोल है, इसका कुछ नहीं है तो 1 मोल मान लेंगे। 1 मोल BaCO3 में क्या क्या प्रेजेंट है, 1 मोल बेरियम का एटम प्रेजेंट है। पढ़ेंगे कैसे बता रहा हूं। 1 मोल, देखो इसके नीचे 1 लिखा है, इसके नीचे कितना है 1, तो 1 मोल कार्बन का एटम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है 3, मतलब 3 मोल ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको पढ़ना है तो मैं इस तरीके से इसको पढ़ सकता हूं, किसी को भी। जैसे सपोज सल्फ्यूरिक एसिड को तुम्हें पढ़ना है H2SO4, क्या बोलोगे इसके अंदर, इसके अंदर अगर ये 1 मोल है, 1 मोल के अंदर कितना मोल हाइड्रोजन का एटम है, 2 मोल हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है, 1 मोल सल्फर का एटम प्रेजेंट है, और 4 मोल ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। आई बात समझ में, 2 मोल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, या फिर तुम बोल सकते हो 1 मोल सल्फर एटम प्रेजेंट है, या फिर 4 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। एटम मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस केस में मॉलिक्यूल के टर्म में भी बात कर सकता हूं, क्योंकि 2 और 2 बन रहे हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स के टर्म में। चलो रहने दो उसको, फिलहाल मैं एटम्स के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, इसको बोल सकता हूं 2 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल सल्फर एटम, और 4 मोल ऑक्सीजन एटम। तो इस तरीके से हम इस मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। तो सिमिलरली मैंने इस मॉलिक्यूल को भी पढ़ लिया। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए सबसे पहली बात कि पढ़ना कैसे है उसको। तो इतना देख लिया हमने। नाउ अब देखो किस चीज की कहानी करी गई है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम कार्बोनेट BaCO3 के साथ ऑक्सीजन बोला गया है। तो मतलब तुम्हें इसको पकड़ना है और इसके साथ ऑक्सीजन पकड़ना है। तो इसके साथ रिलेशन बनाओ, मतलब 3 मोल अगर ऑक्सीजन एटम है तो उसके अंदर कितना प्रेजेंट है, या फिर मतलब 1 मोल बेरियम कार्बोनेट के अंदर कितना प्रेजेंट है, 3 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम के अंदर कितना प्रेजेंट है, कितने के अंदर है, 1 मोल BaCO3। कैसे भी बोल सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको आगे लिखना है इसको पीछे लिखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब 1 मोल BaCO3 के अंदर कितना प्रेजेंट है तुम्हारा, 3 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। तो मैं बोला है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3 विच कंटेन 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम, मतलब तुम्हें इसका मोल बताना है। तो इसको x मान लेता हूं, ये बताना है जब कितना होगा ऑक्सीजन एटम, 1.5 मोल होगा। जब ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 1.5 होगा, तब बताना आपको 1.5 मोल होगा तब कितना BaCO3 होगा। तो बस अब आप लोग को एक चीज मैंने बहुत इजीली बता रखी है, जब भी रेशियोज होते हैं, रेशियो क्या होता है हमेशा इक्वेट कर सकते हैं, सेम होते हैं तो इक्वेट कर लो। रेशियो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो x कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.5 इंटू 1, 3 नीचे जाएगा, डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 15, 2 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5। तो अगर
बेरियम कार्बोनेट अगर ऑक्सीजन का 1. ऑक्सीजन एटम कितने होंगे 1.5 मोल होंगे, तब बेरियम कार्बोनेट कितना होगा BaCO3 कितना होगा आपका 0.5 होगा। तो 0.5 आपको दिख ही रहा है। आगे बात समझ में सीधी से देखा 1 मोल BaCO3 के अंदर 3 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो आपसे बोला है जब 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम होगा तब कितना होगा, तो उसको x मान लिया, डिवाइड करके रेशो इक्वेट कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं जो रेशियोज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं सेम होते हैं। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 1.108 ग्राम H2। मतलब जब 108 ग्राम H2 को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, पहले रिएक्शन लिख देता हूँ। H2 को जब तुम ब्रेक कराते हो क्या मिलता है तुम्हारा H2 + O2 मिलता है, बैलेंस कर दो इसको, 2H2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये रिएक्शन है तुम्हारी इलेक्ट्रोलाइसिस की ऑफ वाटर। अब आपको बोल रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपके कितने ऑक्सीजन के मोल्स मिलेंगे जब हम इसका कितना यूज करेंगे 108 ग्राम यूज करेंगे। पहली बात क्लियर हो गया। अब सबसे पहले क्या करो, जिन जिन के बीच में रिलेशन है उनको सिलेक्ट कर लो। तो इसका और इसके बीच में हमें चेक करना है। तो यहाँ देखो कितना मोल है, मतलब अगर 2 मोल पानी है से कितना मोल मिल रहा है, इसका कितना लिखा है कुछ नहीं, तो 1, मतलब 2 मोल H2 से तुम्हें 1 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है। समझ आ रहा है? तो तुम्हें बोला जा रहा है 108 ग्राम से कितना मिलेगा, तो 108 ग्राम से पहले इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, मोल से 108 को कंपेयर नहीं कर सकते, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेट में। तो 2 मोल का मतलब कितना हुआ, 2 मोल का मतलब कर सकते हो, तो इसका वेट निकाला जा सकता है। याद करो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 1 मोल का वेट किसके बराबर होता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है ना। कितने मोल का, 1 मोल का। यहाँ पर कितना मोल है 2 मोल, तो 2 मोल का कितना होगा 2 × 18 दैट इज 36 ग्राम होगा। फिर डाउट किसी को भाई 2 मोल का वेट कितना होगा, 1 मोल का वेट किसके बराबर होता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, या ऐसा लगा लो, चलो डाउट है तो। नंबर ऑफ मोल कितने की 1 है 2, तो इसको 2 पुट करो, वेट रहने दो, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वेट कितना आएगा 36 ग्राम आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 36 ग्राम लिख दिया, वरना सिंपल लॉजिक भी आप लोग को मैंने बता रखा है कि 2 मोल का वेट किसके, 1 मोल का वेट किसके बराबर होता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो 2 मोल का वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इंटू 2 दैट इज 36 ग्राम। ठीक है, मतलब तुम ये भी कह सकते हो कि अगर इसका 36 ग्राम यूज हुआ या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ तो इसका कितना मोल बना, 1 मोल बना। भाई तुम 2 मोल बोलो या 36 ग्राम बोलो, बात एक ही है। तो मतलब इसका 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, या फिर 36 ग्राम से 1 मोल बन रहा है, कहना सेम है। क्लियर हो गई? तो 36 ग्राम से कितना मोल बना, 1 मोल बना। क्वेश्चन के अंदर हुआ है तुमसे अगर इसका कितना यूज करें 108 ग्राम है तो कितना बनेगा, तो फिर से वही x मान लेते हैं, x मोल बनेगा। रेशो करो, इक्वेट कर दोगे तो x कितना आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा मोल में आएगा। तो 1 इंटू ये उधर जाएगा 108 डिवाइड बाई 36, सॉल्व करेंगे 3, तो कितना आ गया 3 मोल आ गया। यस, आंसर दिया है हमें, तो 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सिंपल है, आपको पहले सेलेक्ट करने की किन किन के बीच में पूछी जा रही है उनको देखो और उनको कन्वर्ट करके आप इजीली काम करा सकते हो। क्लियर? ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो चलो वही स्ट्रेटेजी लगाते हैं जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था। सबसे पहला है 34 ग्राम H2। 34 ग्राम H2 का मतलब समझते हो, पहले क्या निकलेगा, मॉलिक्यूल निकालना है आपको। पहले क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स, फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल आएगा। तो 34 ग्राम H2 मतलब नंबर ऑफ मोल निकालोगे। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब चलो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, आप लोग भी सीखो। 34 दैट इज वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 2 9 जा 2 1 जा और 2 7 जा 17/9 आ गया। इसको सॉल्व करते चलो, 9 1 जा 9 पॉइंट 8 80
तो 1.9 के अराउंड आ गया, 81 आएगा, 1.8 आएगा, 89 को मैं 9 बोल देता हूँ, ठीक है। तो इतने मोल आ गए, इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम पड़ेगा 1.9 इंटू Na। तो पहले वाले के मॉलिक्यूल्स आ गए आपके 1.9 इंटू Na, सेकंड वाले के निकालो, समझ लो इतने मोल आएंगे, मोल को भाई एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, पीछे मैंने फ्लो चार्ट में बताया था आपको। सेकंड के निकालो 28 ग्राम, 28 डिवाइड बाय CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, CO2 का तुम जानते हो, CO2 का निकाल सकते हो ना, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस 16 दैट इज 32, 32 प्लस 12 दैट इज 44, तो 22 डिवाइड बाय 44, 1 4 2 जा 7, तो कितना आएगा 7/11 मोल्स आएंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके मॉलिक्यूल आ जाएंगे। थर्ड निकालोगे C 46 ग्राम, मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मिथाइल CH3OH मिथाइल अल्कोहल, कितना होगा, कार्बन का 12, इसका 3, इसका 16 और इसका 1 ऐड कर दोगे, कितना आएगा 16, 17, 18, 20 में इसको ऐड कर दोगे कितना आएगा 32, आ रही बात समझ में, तो 32, तो इसका आ गया 32, सॉल्व करोगे कितना आएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 2 2 2 3 जा, और इतना आ गया आपका 23/16। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 23/16 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 16 हो गया और 16 16 हो गया, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और फिर 0.05 जा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1.5 के राउंड आ गया। ये क्या है, मोल्स है भाई, मोल समझ लो ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर रहे हैं तो मोल आ रहा है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो ये 46 ग्राम इसके भी आ गए, और उसके बाद जब तुम लास्ट निकालोगे D दैट इज 54 ग्राम N2O5, N2O5 का क्या होगा 54 वेट, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, समझ लो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगाया मैंने, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखा चुका हूँ, ये फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ मैं। N2O5 क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन का तुम जानते हो कितना होता है 14, और 2 नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2 करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 5 करना पड़ेगा। खैर जो भी सॉल्व करके आएगा, चलो कर लेते हैं। 28 हो गया, 3 16 इंटू 5 0 3 5 6 7 8 80 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8 9 10 108, तो आ गया आपका 108 आ गया। तो ये आपके क्या आ गया, मोल आ गए। इसको सॉल्व करके चलो इतने ही रन देते हैं फिलहाल, मोल आ गए। मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू एवोगैड्रोस नंबर करना पड़ेगा। तो ये हमारे मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है। तो हमारे चारों के मॉलिक्यूल निकल चुके हैं, 1 2 3 4। अभी मैंने एक्सप्लेन करा इसलिए थोड़ा टाइम लगा, वरना ये बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब देखो कंपेयर कर लो, पूरे सबसे ज्यादा किसमें है, तो देखो ये भाई इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा पॉइंट में आएगा, और इसका भी डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका भी आंसर किसमें आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा ना। मतलब ये और ये तो वैसे ही नहीं हो गए, हट गए। एन सब में सेम है, एन सब में कॉमन है, तो देखो इसका भी आंसर पॉइंट में, इसका भी आंसर पॉइंट में। ये 1.5 है, ये 1.9 है, तो सबसे ज्यादा किसमें होंगे, इसी में होंगे, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। दैट इज 34 ग्राम H2O कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सब में। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है, मतलब सिंपल ये वाला फ्लो चार्ट आप लोग ध्यान रखोगे। पहले मोल निकालना है, मोल के बाद क्या करना है, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल आएगा, मॉलिक्यूल के बाद आप एटम, इलेक्ट्रॉन, आयन, प्रोटॉन, जो मन कर रहा है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की। तो ये आ गए आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बोलता है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। इंक्रीजिंग मास में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो सबका वेट आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, पहला बोल रहा है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो फॉर्मूला पता है आपको नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्या, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये बताया था। तो ये भी नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, ये भी नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है, तो ये आपस में भी इक्वल होगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक एटम ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया है मतलब O, और इसका एक एटम, तो देखो वेट क्या होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर, फर्स्ट के बारे में बात है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 16, और नंबर ऑफ पार्टिकल कितना बोला है, एक एटम, मतलब पार्टिकल कितना बोल दिए, एक बोल दिए,
और Na की वैल्यू जानते हो तुम कितनी होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। कितना लिख देंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वेट कितना आ गया 16 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, फर्स्ट का हो गया। फिलहाल अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं देख के आंसर बताऊंगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड का निकालते हैं। सेकंड बोल रहे हैं 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, सेम फॉर्मूला लगेगा, एक एटम, वेट को वेट रहने देंगे, मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का एक एटम, मतलब नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 14 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल, कितना बोल दिया है, एक एटम बोला है, डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.02 into 10 की पावर 23। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रहेगा उसमें भी। तो वेट निकाल दो, ऐसे वेट कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 डिवाइड बाय 6.02 into 10 की पावर 23, ये आ जाएगा सेकंड वाले का, ये आ जाएगा फर्स्ट वाले का। नाउ थर्ड बोल रहा है आपको 1 into 10 की पावर -10 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में बताना है। तो यहाँ डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लेगा, दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल कितने बोले गए 10 की पावर -10, वेट मॉलिक्यूलर वेट। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन बोला है, यहाँ पर कुछ और नहीं बोला है, तो अगर कुछ भी नहीं, अगर केवल ऑक्सीजन बोले तो क्या मान के चलते हैं O2, केवल नाइट्रोजन बोले तो क्या मान के चलते हैं N2। फर्स्ट क्वेश्चन में तो एटम ऑफ ऑक्सीजन बोला है, एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, O होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन बोला है, दैट इज इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का अंडरस्टूड है क्या होगा, O2 होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ भी कंफ्यूजन रहता है कि अगर ऑक्सीजन बोले क्या माने, O माने कि O2 माने। तो अगर केवल ऑक्सीजन बोलेगा तो O2 मानेंगे, केवल नाइट्रोजन बोलेगा N2 मानेंगे, केवल हाइड्रोजन बोलेगा H2 मानेंगे, क्योंकि जनरल वे में इन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 16 to 32, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 32 into 10 की पावर -10, तो ये आ गया वेट। थर्ड वाले का वेट कितना आ जाएगा, एंड फोर्थ वाला लास्ट, फोर्थ वाला क्या है 10 into 10 की पावर -1 into 10 की पावर -10 मोल ऑफ कॉपर। तो इसके लिए कॉपर है, तो कॉपर के लिए क्या मानेंगे Cu, कॉपर का वेट कितना होता है 63। ठीक है, वेट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, मैंने नहीं लिखा है पर ये क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा, मुझे याद है तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ मोल्स का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और नंबर ऑफ मोल कितना गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर 10 की पावर -10 इज इक्वल्स टू वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कॉपर का 63, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट कितना आ जाएगा, वेट इज इक्वल्स टू आएगा 63 into 10 की पावर -10, ये आ गया आपका फोर्थ वाले का। ठीक है, ये आ गया आपका फोर्थ वाले का। आगे बात समझ में, तो पहले के दो के अंदर हमने इक्वेट करके फॉर्मूला बनाया दोनों नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को, लास्ट के दो के अंदर डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज फर्स्ट वाले फॉर्मूले से काम बन गया। तो अब सबका वेट निकाल चुके हैं, अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जगह थोड़ा मिटा देते हैं, इसको यहीं पर लिख देंगे फाइनल आंसर। तो सबको कंपेयर करना है, इंक्रीज फाइंड अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। तो देखो सबसे ज्यादा मास, बड़ा मास किसका है, तो ये और ये अगर ऊपर जाएगा 10 की पावर -23 होगा, यहाँ -10 है, मतलब ये दोनों तो इन दोनों से ज्यादा बड़े हैं। इन दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है, तो देखो ये ज्यादा है 63 है, और ये क्या 32 है, मतलब डेफिनेटली सबसे बड़ा कौन होगा 4 होगा, 4 से कम कौन होगा 3 होगा। इतनी बात समझ आएगी, 10 की पावर -10 में है और ये 63 into 10 की पावर -10 है, पर ये 32 into 10 की पावर -10 है, तो सबसे बड़ा ये होगा, फिर ये होगा। ये दोनों कम क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ 10 की पावर 23 नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा -23 होगा ना, सिंपल है। ये भी 10 की पावर -23, ये भी 10 की पावर -23, ठीक है, इसलिए कम होगा। अब इन दोनों में देखो जरा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे समझ सकते हो, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, और न्यूमरेटर इसका 16 है, इसका 14 है, मतलब डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो न्यूमरेटर अगर ज्यादा होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा बड़ी होती है, और न्यूमरेटर अगर छोटा होता है तो वैल्यू छोटी होती है। तो इन दोनों में ज्यादा बड़ा कौन होगा, तो देख लो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कौन सा ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो मतलब ये ज्यादा बड़ा होगा, मतलब इसके बाद होगा 1, और सबसे कम क्या होगा आपका सेकंड होगा। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा 2 1 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर। आगे बात समझ, वरना तुम इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने डायरेक्टली कंपेयर करना भी तुम्हें सिखा दिया, कैसे कंपेयर करेंगे विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्लियर। जस्ट डिनोमिनेटर भी सेम है तो कंपेयर कर सकते हो, न्यूमरेटर जितना बड़ा ओवरऑल वैल्यू उतनी बड़ी, क्लियर। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 4 3 1 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम CO2 एट STP इज, ओके। इस बार आपको पूछा है वॉल्यूम, मतलब इस बार आपका रिलेशन चलेगा
मोल और वॉल्यूम का थोड़ा रिलेशन पहले हमें सीखना पड़ेगा। अभी तक हमने किस के बीच में रिलेशन सीखा था, मोल और वेट के बीच में, ठीक है। तो सिमिलर सिंपली रिलेशन है, देखो क्या है, तो फॉर्मूला यहां बनता है नंबर ऑफ मोल्स का, दैट इज एंड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बनता है, जैसे पिछले बार में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता था, इस बार क्या होता है आपका वेट अपॉन, सॉरी पिछले वाले केस में होता था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इस बार वॉल्यूम की टर्म्स में तो क्या होगा इस पर वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। एक बार फिर से लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, और जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, दैट इज 22.4 लीटर्स। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का, दैट इज वॉल्यूम अपॉन 22.4 या फिर मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है कितनी होती है, 22.4 लीटर्स होती है। इसको मिलीलीटर में भी कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है, 22,400 मिलीलीटर्स भी बोल सकते हो। अगर लीटर में बोलना है तो 22.4 बोलोगे, मिलीलीटर में बोलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके 22,400 मिलीलीटर बोलोगे। और एक चीज का ध्यान रखना है, कहां होती है ये या फिर ये, एट ओनली एट एसटीपी। जब कहानी एसटीपी में बोली गई हो, जब ये रिएक्शन आपसे बोला गया हो कहां रखा हो, एसटीपी में रखा हो, तभी एसटीपी में जो वैल्यू होती है इतनी होती है। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, प्रेशर चेंज कर दिया जाए, तब हम 22.4 लीटर्स या फिर 22,400 मिलीलीटर पुट नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, मतलब, और ये किसी भी गैस का लिख देता हूं स्टेटमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई सी भी गैस हो, एट कहां पर एसटीपी में इज 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे नंबर ऑफ मोल को अगर 1 पुट करेंगे तो वॉल्यूम कितना आएगा, जैसे हमने वेट के टर्म्स में स्टेटमेंट बनाया था, सिमिलरली भाई नंबर ऑफ मोल को 1 पुट करो, 1 हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 आएगा। तो यही बोला है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। कोई सी भी गैस हो, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, आपकी ऑक्सीजन गैस, कोई सी भी गैस हो, मीथेन गैस, उसका अगर 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा कहां पर एसटीपी में, वो फिक्स्ड होता है, दैट इज 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। इतनी बात आ गई। और यहां से हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स का, क्या, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 22.4 लीटर्स है या फिर 22,400 मिलीलीटर्स है, पर कहां पर है, ओनली एट एसटीपी। कंडीशन चेंज होगी तब ये वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे हमें भी आगे। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू होती है आपकी 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, और प्रेशर की वैल्यू होती है 1 atm, ठीक है। ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है एसटीपी, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसके अंदर टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। क्लियर हो गया, ओके। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन में, इसमें बेस्ड जो हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको मिटा देते हैं। तो अब आपको बोल रहा है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम CO2 एट एसटीपी। तो वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगा दोगे। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, और एसटीपी बोल दिया तो एसटीपी में मोलर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 होगा। और नंबर ऑफ मोल का एक और फॉर्मूला पीछे हमने पढ़ा है, कौन सा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो भाई ये भी नंबर ऑफ मोल है, वो भी नंबर ऑफ मोल था, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। तो दिस इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ मोल है, ये भी नंबर ऑफ मोल है। आई बात समझ में, तो वॉल्यूम आ जाएगा, कितना आएगा, 22.4। वेट कितना क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 4.4 ग्राम गिवन है, और मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का पता है आपको कितना होता है, 44, दैट इज 12 प्लस 32, तो कितना होगा, 44 हो जाएगा। सॉल्व कर दिया, 10 आ गया, ये ऊपर चला गया, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका, 22.4 डिवाइड बाय 10, तो पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2.24। तो 2.24 लीटर दिख रहा है, यस। तो हमारा आंसर जाएगा 2.24 लीटर। क्लियर होगी, तो इस तरीके से निकालते हैं। बस अंतर क्या है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। बाकी पूरा सब कुछ सेम। बाकी अगर मोल के बाद आपको मॉलिक्यूल निकालना हो, एटम निकालना हो, इलेक्ट्रॉन निकालना हो, जो पहले करा था सेम टू सेम यहाँ पर करेंगे, बस मोल्स निकालने का तरीका बदला है अगर वॉल्यूम की कहानी है तो। क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, 12 ग्राम मैग्नीशियम
On reacting completely with acid gives hydrogen gas. The volume of which at STP is. Okay. पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. तो मैग्नीशियम में अगर एसिड डालते हो, सपोज HCl डालते हो, पता है आपको क्या बनने वाला है? MgCl2 बनेगा और क्या होगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. यही होगा. मैग्नीशियम में बैलेंस कर लेते हैं इसको, 2HCl और बैलेंस होगी रिएक्शन. ठीक है. मैग्नीशियम में एसिड डालोगे तो तुम्हारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. अब तुमसे बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कितनी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ये बता रहे हैं. जब हम क्या कितना लेंगे? 12 ग्राम मैग्नीशियम लेंगे. तो डेफिनेटली इसके और इसके बीच में कन्वर्जन चल रही है. तो इन दोनों को देखो, बाकियों को भूल जाओ. तो देखो इसका 1 मोल है, तो इसका 1 मोल से इसका कितना मोल मिल रहा है? इसका कितना है? 1 मोल. इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है. मतलब वॉल्यूम बताना है तो आपको किसमें है? लीटर्स में. तो लीटर वाली कहानी करानी पड़ेगी. मतलब 1 मोल का समझ लो. तो 1 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है. मतलब या फिर कह सकते हो 1 मोल से इसका कितना वॉल्यूम तैयार हो रहा है? कह सकते हो 1 मोल तैयार हो रहा है. मोल वॉल्यूम में बोलोगे तो वॉल्यूम कितना तैयार होगा? 22.4 लीटर. अभी मैंने बताया था 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है किसके बराबर होता है? दैट इज 22.4 लीटर होता है. तो 1 मोल बोला 22.4 लीटर को बोलो, बात एक ही है. और सिमिलरली इसका 1 मोल, ये तो वॉल्यूम नहीं देगा, ये तो वेट बोलेगा क्योंकि मैटर है. तो 1 मोल का वेट किसके बराबर होता है? उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर. और इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है 24 ग्राम. तो मतलब तुम ये भी कह सकते हो कि 24 ग्राम के अक्रॉस कितनी गैस बनेगी? 22.4 लीटर गैस लिबरेट होगी. भाई 1 मोल का जो वेट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उसके मोलर वॉल्यूम के बराबर होता है. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि 24 ग्राम अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो 22.4 लीटर्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. क्वेश्चन में बोला है कि भाई अगर 12 ग्राम ये होगा तब कितनी गैस लिबरेट होगी? तो हम बोल देंगे x, बस रेशो इक्वेट कर दो. तो x कितना आ जाएगा? 22.4 इंटू 12 डिवाइड बाय 20. ठीक है, इक्वेट कर दिया. कितना आ गया? 2 या 11.2. तो आपका आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर्स. ठीक है. तो बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. ये वाले क्वेश्चन बहुत इजीली बनते हैं. तो 11.2 लीटर्स आ गया. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं. क्वेश्चन 9 तो मिटा के ऊपर ही कर देते हैं पूरा का पूरा. अच्छा जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 कह रहा है इफ 1 मिलीलीटर वाटर कंटेन 20 ड्रॉप्स. 1 मिलीलीटर में कितनी ड्रॉप्स हैं? 20 ड्रॉप्स हैं. ठीक है. आपसे बोल रहे थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज. मतलब एक ड्रॉप के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? कितने मॉलिक्यूल होंगे ये आपको कैलकुलेट करने हैं. ओके. तो आप लोग को एक चीज पता है. पहली बात, 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? यस, 6.0 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. पता है आप लोग को. और 1 मोल के अंदर वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल के अंदर वॉल्यूम कितना होता है? ये मिलीलीटर्स में, ये इस बार में मिलीलीटर वाला लूंगा. दैट इज 22,400 मिलीलीटर होता है एसटीपी में. कुछ नहीं है तो हम एसटीपी मान के चलते हैं. कुछ भी कंडीशन गिवन नहीं तो हम क्या मान के चलेंगे? एसटीपी. मतलब देखो ऊपर लीटर्स में गिवन था इसलिए मैं 22.4 ले रहा था. यहाँ पर मिलीलीटर में गिवन है इसलिए मैंने 22,400 मिलीलीटर लिया है. आगे बात समझ में. तो मतलब क्या हुआ कि 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल हैं और 1 मोल का वॉल्यूम इतना है. तो तुम कह सकते हो कि 22,400 मिलीलीटर के अंदर कितने पार्टिकल होंगे? इतने पार्टिकल होंगे. ये भी कहा जा सकता है क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा. ओके. तो इतने के अंदर अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं, तो बताओ 1 मिलीलीटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो एक के अंदर कितना होगा? 6x मान लो. या फिर दिस डिवाइड बाय दिस, ऐसा भी कर सकते हो. या फिर अगर इतने के अंदर इतना है तो एक के अंदर कितना होगा? x होगा. ये सॉल्व करना मैंने तुम्हें बता रखा है. तो x कितना आएगा? 0 to 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 22,400. इतने होंगे. क्लियर हो गए? ये कितने के अंदर होंगे? 1 मिलीलीटर के अंदर. कितने होंगे? 1 मिलीलीटर के अंदर. ठीक है. इतने मॉलिक्यूल्स, दिस इज मॉलिक्यूल लिख देते हैं. चलो इसको यहाँ लिख देते हैं. 1 मिलीलीटर के अंदर इतने क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे. और तुम जानते हो 1 मिलीलीटर के अंदर कितनी ड्रॉप्स है? 20 ड्रॉप्स. तो ये किसके इक्वल होगा? 20 ड्रॉप्स के भी इक्वल होगा. 20 ड्रॉप्स है ना. मतलब तुम कह सकते हो कि अगर तुम्हारे पास 20 ड्रॉप हैं तो 20 ड्रॉप के अक्रॉस कितने मॉलिक्यूल्स हैं? आपके इतने मॉलिक्यूल हैं 6.0 to 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 22,400 मॉलिक्यूल है. क्वेश्चन के अंदर कितने ड्रॉप के क्रॉस पूछ रहा है? 1 ड्रॉप के क्रॉस. तो 1 ड्रॉप के क्रॉस कितने होंगे? निकाल लो. 1 ड्रॉप के क्रॉस x होंगे. इक्वेट कर लो. तो कितना आएगा? x इक्वल्स टू, रेशियोज इक्वल होता है. x इक्वल्स टू कितना आएगा आपका? 6.02 into 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 22400 और 20 नीचे आ जाएगा इंटू 20. तो इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. इस तरीके से इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करके आंसर आता है 1.34
मुझे आंसर याद है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप लोग सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 1.34 10 की पावर 18। ठीक है, आगे बात समझ में। एक मोल के अक्रॉस कितने पार्टिकल, इतने मॉलिक्यूल्स, और एक मोल के अक्रॉस इतना वॉल्यूम, ये आपको पता रहता है। तो मैंने बोला कि 22,400 के अक्रॉस इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1 मिलीलीटर के अक्रॉस कितने होंगे, x होंगे। तो पहले 1 मिलीलीटर के अक्रॉस में इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, तो मैंने लिख दिया। और इतना मुझे पता है, इतने मॉलिक्यूल्स आए किसके अक्रॉस, 1 मिलीलीटर के अक्रॉस। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मिलीलीटर के अक्रॉस कितनी ड्रॉप्स होती हैं, 20 ड्रॉप्स। तो ये इसके अक्रॉस भी होगा, मतलब ये और ये भी आपस में इक्वल होगा। तो मैंने बोला 20 ड्रॉप्स के अक्रॉस इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक ड्रॉप के अक्रॉस कितना होगा, इतना इंटू x मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना अपने आप, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, यहाँ पर एक चीज मिस हो गई है, यहाँ पर होगा 22.4 लीटर या 2.24 मान लो। चलो नीचे लिख देता हूँ इसको, एक चीज मिस हो गई थी क्योंकि कोई ना कोई क्वांटिटी तो गिवन करनी पड़ेगी, 2.24 लीटर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 2.24 लीटर CH4 एट 10 atm प्रेशर एंड 546 केल्विन टेम्परेचर। तो देखो कैसे करोगे, वॉल्यूम आपका गिवन है, अच्छा आपको निकालना है एटम्स। तो स्ट्रेटेजी तुम्हें पता है, एटम निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल। स्ट्रेटेजी वही जो सिखाई थी पहले। मोल कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है 2.24 और मोलर वॉल्यूम लगा दोगे तो 22.4। ऐसे सॉल्व करोगे, जिसने ऐसे सॉल्व किया वो हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। अब सवाल है सर गलत क्यों हुआ, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखना, आपने ये सॉल्व करा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहां पर जो वॉल्यूम गिवन है, और तो हमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यही पुट करना पड़ेगा, डेट इज नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला यही रहेगा, डेट इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। पर जो मोलर वॉल्यूम यहां पर लेना है वो स्टैंडर्ड गिवन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड नहीं बोला है, क्वेश्चन के अंदर बोला है 10 atm प्रेशर और 546 केल्विन टेम्परेचर, मतलब एट 10 atm एंड 546 केल्विन। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के अंदर जो वॉल्यूम निकलेगा वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। जो हम 22.4 लीटर्स पुट करते हैं वो कहाँ पुट करते हैं, एसटीपी में पुट करते हैं। एसटीपी का मतलब क्या होता है, 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर। अगर ये कंडीशन होती है तब हम यहाँ क्या पुट करते हैं, 22.4 पुट करते हैं, जो अभी तक हम पुट कर रहे थे। पर यहाँ पर आपको ऑलरेडी कंडीशन बदल दी है, कंडीशन बोला है 10 atm प्रेशर होगा, 546 केल्विन टेम्परेचर होगा। आई बात समझ में, तो इसलिए तुम यहाँ पर 22.4 पुट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हमारा टारगेट इस टाइप के क्वेश्चंस में ये रहता है कि हम मोलर वॉल्यूम निकालें। आई बात समझ में कि 22.4 क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि भाई इस बार एसटीपी नहीं गिवन है, मैंने बोला वो कब पुट करते हैं, केवल एसटीपी पे। ओके, तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि मोलर वॉल्यूम निकालना है। इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे, P1V1/T1 इज इक्वल्स टू P2V2/T2। आइडियल गैस इक्वेशन को मिला दिया जाता है तो इसको बोलते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। ठीक है, जिसको नहीं पता, ये मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा रखा है, स्टेट्स ऑफ मैटर में देख लो, समझ आ जाएगा कि कहां से आती है। ठीक है, तो एक तरफ लेते हैं हम चलो स्टैंडर्ड कंडीशंस और एक तरफ लेते हैं हम गिवन कंडीशन। ठीक है, एक तरफ क्या ले ली स्टैंडर्ड, एक तरफ क्या ले ली गिवन। स्टैंडर्ड में पता है तुम्हें प्रेशर कितना होता है 1 atm, वॉल्यूम कितना होता है स्टैंडर्ड में 22.4 लीटर्स, और टेम्परेचर कितना होता है 273। एक होता है स्टैंडर्ड में 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर, और वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होता है। और इस साइड मैंने गिवन ले लिया, तो गिवन कितना है प्रेशर 10 atm, वॉल्यूम तो तुम्हें निकालना ही है, वॉल्यूम तुम्हें निकालना ही है, और टेम्परेचर कितना है गिवन आपको 546 केल्विन, 546 केल्विन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो V2 कितना आएगा, V2 आएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 546 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 546 22.4 डिवाइड बाय 273 इंटू 10, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया 44.8 डिवाइड बाय 10, दैट इज V2 आ गया आपका 4.48 लीटर्स।
तो V2 आ गया आपका कितना 4.48 लीटर्स। तो मतलब जो ये वॉल्यूम है, दिस इज योर न्यू मोलर वॉल्यूम एट, या इट इज द मोलर वॉल्यूम एट 10 atm एंड 546 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर होगी? बस अब उठाओ, पुट करो। आई बात समझ में कि क्या करा हमने पहले 22.4 क्यों नहीं पुट करा? क्योंकि वो एसटीपी में गिवन होता है, यहाँ एसटीपी नहीं गिवन है, यहाँ पर अलग कंडीशंस गिवन है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मोलर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ओके, नाउ पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। वॉल्यूम हमें पता है कितना है 2.24, और इस कंडीशन के अंदर मोलर वॉल्यूम निकाल चुके हम 4.48। निकाल के इसको सॉल्व करा, कितना आएगा 1/2 दैट इज 0.5। तो आपके सब 0.5 मोल आ गए। अब एक बार मोल पता चल जाएगा तो बाकी तो पता ही चल जाएगा। मोल के बाद क्या निकलेंगे? मॉलिक्यूल्स। और तुम जानते हो एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 0.5 मोल के अंदर कितना होगा? 0.5 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सेकंड स्टेप में पहुंच गए, मॉलिक्यूल्स निकाल लिया। अब तुम्हें निकालना है एटम्स। तो तुम जानते हो CH4 गैस है हमारे पास, और CH4 के कितने सारे मॉलिक्यूल हैं? इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल को पकड़ो, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? तो देखो 4 हाइड्रोजन के एटम और एक कार्बन के एटम, टोटल कितने एटम है? 5 एटम प्रेजेंट है। तो अगर एक के अंदर 5 एटम प्रेजेंट है तो इतने सारे के अंदर क्या होगा? इतना सारा इंटू 5, तो 0.5 करना पड़ेगा इंटू एक के अंदर कितना है 5, तो इतने सारे के अंदर क्या होंगे? इतना सारा इंटू 5 एटम्स। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इसको तुम सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। सपोज 10 आ गया तो 5 5 कितना आएगा? 25 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 10 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा? 22 एटम्स। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। अगर मुझे स्टैंडर्ड गिवन नहीं है, तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन नहीं है तो सबसे पहला मेरा टारगेट रहता है बाय यूजिंग कंबाइंड गैस इक्वेशन हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। तो आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब इसके बाद हम मिल रहे हैं सेकंड पार्ट के अंदर। ठीक है, थैंक यू।